पहले ही हंसना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। लाफिंग क्लब में आए हो क्या भाई? पैसे मिलते हैं क्या हंसने के तुम लोगों को? नहीं मैम, हम बहुत पहले से आए हुए हैं, 5-6 हम लोग मिनट हो गए। जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। जल्दी ज्वाइन कर लेते हो किस लिए? कि टाइम गिनेंगे बैठ के? बात करने को। बात करने के लिए। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? आज की दोनों पॉइंट्स तो जंगली जानवरों के बारे में है। पढ़ लेते हैं, वही पढ़ लेते हैं इतनी तो। ओके, क्या बात है आस्था, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। मैम ब्लीच फेशियल करके बैठी हो क्या? क्या? ब्लीच फेशियल करके बैठी हो क्या? मैम कुछ नहीं करा मैम, बस रबर बैंड ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ फेंक दिया मैंने। ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें। मैम मेकअप तो आपने कर रखा है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा मैंने इसलिए करा ताकि कैमरे में भी विजिबल हो, सबको पता चल जाए कि मैंने ज्यादा किया है। नॉर्मल करती तो नेचुरल लगता ना। करा क्यों है? एक्सपायरी और डेट आ रही थी चीजों की, तो मैंने सोचा यूज कर लेती हूँ फेस पे। पिक्स खींच के आप इंस्टा पे दे देना सबका, वही काम है अभी। ओके, मैं तो यार अपना ट्रायल लुक ले रही थी। कुछ यार, क्या है यार, समझ ही नहीं आ रहा कैसे डाउनलोड होता है, ये पूरा दिमाग खराब कर रखा है। ये देखो, ये बेचारे 8th के बच्चे, उन्हें ये नहीं पता कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होती है। तुम लोगों को ये पता है ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर ना, हाँ, प्राइवेट सेक्टर वाला। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट होते हैं करती है और वो दूसरों के वेलफेयर के लिए होती है पब्लिक सेक्टर। ओके। ओन कौन करता है पब्लिक सेक्टर को? गवर्नमेंट। बस इतना ही जानना था, इतना ही नहीं पता था उन्हें। और मैं तो एग्जाम्पल दिए जा रही हूँ फिर मुझे समझ आया कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, नहीं पता चल रहा है। वो लगा पब्लिक, वो सोच रहे पब्लिक का मतलब इंसान होता है, प्राइवेट भी किसी इंसान की कंपनी होती है, फर्क क्या है दोनों में? प्राइवेट जो होता है वो लोग ओन करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं, और वो अपने फायदे के लिए कंपनी चलाते हैं, वो किसी के दूसरों के वेलफेयर। बस बस बस, मेरी जॉब छीन लो तुम, आने लग जाओ। हमें आ रहा होता तो क्या ही होता। क्या ही होता। चलो भाई, पढ़ना शुरू करते हैं। रिया और बाकी तो बच्चे कुछ बोलेंगे नहीं। कोई तो आज एब्सेंट है, कौन है एब्सेंट आज? विधि। वो विधि। ओके, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। He stalks in his vivid strips. Vivid का मतलब होता है वेरी क्लियर, नोटिसेबल। नाम क्या है? हमें पोएम का नाम है टाइगर इन जू। ठीक है। ही स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक करना, स्लोली वॉक करना। स्टॉक्स इन हिज विविड, विविड मतलब वेरी क्लियर एंड नोटिसेबल। स्ट्राइप्स तो पता ही होंगी, स्ट्राइप्स क्या होता है? लाइनिंग्स, लकीरें। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही है टाइगर के लिए, टाइगर वॉक कर रहा है, बहुत ही क्लियर स्ट्राइप्स उसकी बॉडी पर दिख रही हैं। ठीक है। फ्यू स्टेप्स ऑफ इस केज, जिस केज में वो बंद है, केज का मतलब है पिंजड़ा, उसमें वो थोड़े ही स्टेप्स ले रहा है, चल पा रहा है। ऑब्वियस है, केज में इतनी जगह तो है नहीं कि वहां पे कार को पार्क कर दिया जाए या यहाँ पर एयरपोर्ट बना दिया जाए। केज तो इतना छोटा होता है कि बस टाइगर रह ले। ठीक। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मखमली, पैड्स ऑफ वेलवेट उसके पॉज के लिए यूज किया है कि वो अपने मखमली पंजों से चल रहा है, क्योंकि स्किन सॉफ्ट होती है। ये है यहाँ पर कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस है ये? दिस इज अ मेटाफर। ठीक है, मेटाफर। कि आपको उसके पंजों को एक्चुअली पैड्स ऑफ वेलवेट बोल रहे हैं, तो इट्स अ मेटाफर। तो अपने पैड्स ऑफ वेलवेट पे चुपचाप चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज यहाँ पर एंटीथीसिस है, क्वाइट है और रेज है, मतलब शांत है और गुस्सा है। गुस्सा ऐसा जो मन के अंदर भरा हुआ है। ऊपर की क्वाइट है, उसका मतलब क्या है बेटा? मैम? ऊपर भी क्वाइट लिखा है ना उसके, वेलवेट थर्ड लाइन। क्वाइट दोनों का मतलब चुप है, चुपचाप। एक का मतलब है वो चुपचाप दबे पैरों से चल रहा है, दूसरे का मतलब है वो गुस्से में है, मतलब इज नॉट रिएक्टिंग, बट अंदर उसके बहुत रेज यानी बहुत गुस्सा भरा। मम उसको केज में रखा इसीलिए। यस,
ठीक है, अब अगले वाले में उसका रीजन देखते हैं। इसमें जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है दैट आई डोंट यूजुअली रेफर, तुम लोग को अगर कुछ चीज नहीं समझ आती है तो तुम लोग हमेशा इसके नीचे देख सकते हो, ठीक है। वैसे वर्ड टू वर्ड जाओ तो वैसे ही पोएम का पूरा मतलब समझ आ जाता है। अगला है, अगले स्टैंजा में वो बोल रहा है ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है गोइंग इन अ वे दैट यू आर नॉट नोटिस्ड, ठीक है। जैसे यू समटाइम्स यू लर्क आउट ऑफ द क्लास, टीचर देख नहीं रहा, आप पीछे से निकल गए तो क्योंकि you don't want to get noticed, so that is the term lurking. Lurking is a walking in a way that you are not being witnessed or seen by anybody. He should be, उसको क्या करना चाहिए, अभी वो क्या कर रहा है वो तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया है। सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने बताया है he should be lurking in shadow. शैडो का मतलब ऐसी जगह जहां पर लाइट नहीं है, जहां उसे देखा नहीं जा सकता, उसको तो शैडो यानी ऐसी सुनसान ना नोटिस होने वाली जगह पर दबे पांव जाना चाहिए। लर्किंग इन शैडो इज अ प्राइम फीचर ऑफ अ टाइगर, क्योंकि टाइगर नोटिस करता है अपने प्रे को बहुत दूर से, चुपचाप उसके पास जाता है, फिर उसके ऊपर वो अटैक करता है। उसको करना क्या चाहिए था, उसको किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो नोटिस नहीं करता, उसको चुपचाप दबे पांव जाना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, किसी जंगल की लंबी घास के बीचे से स्लाइड कर जाना चाहिए था दबे पांव, ताकि उसे कोई देख ना पाए। नियर अ वाटर होल, और ऐसी घास जो किसी पानी के पॉन्ड या पानी की जगह के पास होती, जहां पर प्लम्प डियर पानी पीने आते हैं। प्लम्प मतलब फूले फूले, जिनमें ढेर सारा मीट होता है, सो दैट टाइगर कैन एंजॉय इट। जहां पर प्लम्प डियर, नॉर्मली तो कभी स्टोरीज सुनी होंगी बचपन में कि पानी वाले इलाके पर जंगल में जानवर पानी पीने आते हैं, पीछे से आ जाता है टाइगर और मारता है। ये प्रॉपर जंगल के सीन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि टाइगर कहाँ केज में चुपचाप दबे पांव चल रहा है, गुस्से में है बट शो नहीं कर रहा है। बिलोंग वहां पे करता है, मतलब जंगल में बिलोंग करता है, पर वो है Yes. केज में। और उसको शुड बी का मतलब है वो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या सीन होना चाहिए था। तो बोल रहे हैं उसको यहाँ नहीं होना चाहिए था केज में, उसको तो कहीं दबे पांव जंगल के किसी छाया वाले इलाके में जहां नोटिस ना हो रहा हो, लंबी घास के बीच से चुपचाप निकल जाना चाहिए था। और वो इलाका किसी वाटर होल के पास होना चाहिए था जहां पर प्लम्प डियर पानी पीने आते हैं, सो दैट टाइगर कैन प्ले ऑन देम, ठीक है। अगला क्या है, थर्ड स्टैंजा में बोल रहा है he should be snarling around the houses, ठीक है। वो अगला ये बोल रहा है कि उसको जंगल पिंजरे में नहीं होना चाहिए था, उसको जंगल के अराउंड घरों के पास क्या होना चाहिए था, गुस्से में। टाइगर की रोड सुनी है? यस मैम। तो टाइगर की रोर का सॉफ्ट वर्जन है स्नार्लिंग, ठीक है। स्नार्लिंग का मतलब होता है कि टाइगर ऐसे करके आवाज निकालता है, पीपल कैन नोटिस के टाइगर आ रहा है, ठीक है। वो दहाड़ नहीं रहा है अभी, बट ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड दी हाउसेस, घरों के आसपास उसको गुस्से वाली वो हल्की रोर देनी चाहिए। एट दी जंगल्स एज, जहां पर जंगल खत्म होता है वहां पर ही घर शुरू होते होंगे, तो उस जगह पे उसको ऐसा देना चाहिए था। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, और अपने जो क्लॉज, जो कैनाइन्स हैं बड़े वाले जिनसे वो खाते हैं एक्चुअली, उनको दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराना चाहिए था। हाँ, फैंग्स मतलब टीथ। यस, फैंग्स टीथ के लिए यूज हुआ है, लॉन्ग टीथ के लिए, कैनाइन जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे फैंग यूज हुआ है। तो फैंग का मतलब है टीथ, ठीक है। एजी शार्प टीथ जिससे वो खाते हैं, ठीक है। तो अपने दांत को वो ये बता रहे हैं कि उसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगले स्टैंजा में उन्हें बताया कि वाटर होल के पास एक सीन है, और दूसरा सीन उसे कहाँ हो सकता है, जंगल के एज पर, जहां पर हाउसेस शुरू होते हैं, वहां पर हल्की सी अपनी रोर दहाड़ते हुए, अपने वाइट और नुकीले दांतों को और दिखाते हुए, अपने पंजों को खड़ा करके गांव वालों को डराना चाहिए था। क्यों? बिकॉज ही इज किंग ऑफ द जंगल, लोगों को डरना चाहिए किंग से। ये प्रॉपर थर्ड स्टैंजा में वो ये बता रहे हैं लायन इज मेंट टू, टाइगर इज मेंट टू बी अ किंग, और उसको किंग की तरह बिहेव करना चाहिए था। सर्कस के बच्चों की तरह उसको केज में रख दिया है, दैट इज नॉट हिज डेस्टिनी। और अभी आगे वो और भी कुछ जस्टिफाई करेंगे, तो वो डेस्टिनी है टाइगर की किंग बनना, इसीलिए ये जस्टिफाइड है कि वो डराए, समझ गए? बिकॉज किंग शुड बी फियर्ड,
क्योंकि किंग से लोगों को डरना चाहिए, तभी अनुशासन मेंटेन रहेगा, पावर का बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट अब देखो हो क्या रहा है, वो कॉन्क्रीट के एक सेल में बंद है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी पूरी की पूरी ताकत, बार मतलब जेल के पीछे है, पिंजरे में, पिंजरे में है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपनी केज की लेंथ को ही वो चल चल के नाप रहा है केवल, इग्नोरिंग विजिटर्स। और फोर्थ स्टैंजा में वो ये बता रहे हैं इग्नोरिंग विजिटर्स, यहाँ पर ये दिखा रहा है दैट किंग ऑलवेज रिमेन्स अ किंग। अगर आप किंग को जंगल से उठा के एक पिंजरे में भी रख देंगे तब भी वो किसी को एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम किसी को एंटरटेन करना नहीं है, उसका काम है एटीट्यूड में इग्नोर करना। एंड दैट्स व्हाट ही हैज बीन डूइंग इन केज आल्सो, क्योंकि वो किंग है, समझ गए। इग्नोरिंग विजिटर्स का मतलब ये नहीं है कि वो दुखी है या वो देख नहीं पा रहा है, he deliberately is ignoring visitors because he is king and he is not some circus joker जो कि किसी को एंटरटेन करे, ठीक है। Third and fourth stanzas clearly show that why a tiger is a king, ठीक है। मैम कंक्रीट सेल का क्या मतलब होता है? कंक्रीट का मतलब जो कंक्रीट से बनी हो, जैसे रोड बनती है कंक्रीट से, समझ गए। कंक्रीट का मतलब ऐसी सेल दैट इज मजबूत एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। मिट्टी से बनाएंगे तो टाइगर तो 1 मिनट में निकल जाएगा उसमें से, ओके। कंक्रीट सेल। लास्ट ये समझ आया, तो उसके बाद अपन बात करते हैं, आई थिंक दिस इज द लास्ट एंड ओके ओके कंक्रीट सेल। उसके बाद क्या है बेटा? ज्यादा बड़ी पोयम नहीं है ये, बहुत ही छोटी है, एक बारी अगर आ गई तो फिर आ ही गई। He hears the last voice at night. नाइट कुछ आवाजें वो रात में सुनता है टाइगर, द पेट्रोलिंग कार्स। और वो आवाजें क्या है? पेट्रोलिंग मतलब जो ये कार वाला पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल का मतलब है वो जो रात में पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना इधर से उधर, चौकीदारी करना जिसे बोलते हैं, नजरें रखना, गश्त लगाना हिंदी वर्ड है वैसे पेट्रोलिंग का, इधर से उधर से इधर सुपरवाइज करने के लिए। रात में आवाजें सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की जो आती हैं चेकिंग करने के लिए। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, क्यों चेक करने आती है पेट्रोलिंग कार्स कि कहीं टाइगर भाग तो नहीं गया, इज स्टिल देयर और नॉट। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट मतलब चमकदार आंखें, चमकदार क्योंकि टाइगर किंग है, उसकी आंखों में एक रोर है और एक स्ट्रेंथ है। अपनी ब्रिलियंट आईज से वो ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देखता है, तो ब्रिलियंट आईज के लिए भी यूज हुआ है, स्टार्स के लिए भी यूज हुआ है, तो इन अ वे उसकी आंखों की चमक स्टार्स की चमक के कंपैरेबल है, वो उसके लेवल की चीज है। तो टाइगर रात में अपनी चमकती हुई आंखों से स्टार्स की तरफ देखता है, एंड दैट्स हाउ ही इज लिविंग। तो कुल मिलाकर के बताना ये चाहते हैं कि टाइगर अच्छा करे या बुरा, he belongs to जंगल, he does not belong to zoo। वो जू में इसलिए बिलोंग नहीं करता है बिकॉज ही इज किंग, और किंग के चलते कुछ लोग टेरराइज हो जाएं, कुछ लोगों को वो खा जाए, ये नेचर है, ये किंग का। वीडियो ऑफ कर लूं एक बारी? हाँ कर लो। तो किंग के रहते कुछ लोग टेरराइज हो जाएं या फिर किंग के चलते कुछ लोगों को वो खा ले, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, वो नेचुरल है। क्यों? क्योंकि वो फूड चेन का पार्ट है टाइगर। टाइगर आता है प्रीडेटर में, और प्रीडेटर हमेशा ही नीचे वाले लोगों को खाते हैं, जो कि नेचुरल है, समझ गए। टाइगर को क्रूअल समझ के उसको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, उसका जंगल में रहना नेचुरल है, क्योंकि जब वो छोटे जानवर को खाएगा तभी फूड चेन बैलेंस रहेगी और बाकी लोग आराम से जिंदगी जी सकेंगे। इसी तरह दोनों स्टैंजा थर्ड एंड फोर्थ में उन्होंने जस्टिफाई किया है कि टाइगर किस तरह से जंगल को बिलोंग करता है, और केज को में रखना उसको इज एक्चुअली इन ह्यूमन ट्रीटमेंट देने के बराबर है, उसको आप ट्रीट नहीं कर रहे अच्छे से, ठीक है। So that's how about this poem. I think it is complete now. We will हम already metaphor के बारे में बात कर चुके हैं। metaphor मतलब जब किसी चीज को आप कुछ और बोलते हो, जैसे तुम्हारा चेहरा फूल है, फूल बन गया मेटाफर। यहाँ पर उसके क्लॉज को क्या बोला गया है? उसके क्लॉज को बोला गया है पैड्स ऑफ वेलवेट, ये एक मेटाफर है, क्योंकि क्लॉज को क्लॉज नहीं, पॉज को पॉज नहीं, पैड्स ऑफ वेलवेट नाम दे दिया आपने, ठीक है। अगर ये बोलते क्लॉज लाइक पैड्स ऑफ वेलवेट personification, तो वो सिमील हो जाता। अगर वो ये यहाँ पर लिख देते आईज लाइक स्टार्स,
समझ गए? ब्रिलियंट आईज लाइक स्टार्स, तो सिमिली होता है लाइक। अगर लाइक और एज लगा होता था, अगर मैंने बोल दिया हिज आईज वर स्टार्स, ये मेटाफर है कि उसकी आंखें स्टार थी, बट मैंने बोला हिज आईज वर लाइक स्टार्स, तो ये सिमिल हो जाएगा। दोनों में इतना ही फर्क होता है। His eyes were as bright as star. His eyes were as bright as stars, ये भी सिमिल है, क्योंकि आप स्टार्स की लाइट से उसकी आंखों को कंपेयर कर रहे हैं ना। सिमिल होता है कि सिमिली होता है? कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे वो सिमिली होता है क्योंकि सिमिलर से बना है, लेकिन कुछ भी बोलो, इट्स ओके इन लिटरेचर। मैम जब हम किसी चीज, जैसे अगर हम बोले कि आप फूल जैसे हो तो वो सिमिली होगा, और अगर बोले कि आप फूल हो तो मेटाफर होगा। यस, जैसे ही एज मिल जाए तुम्हें वहां पर वो सिमिली होता है। अगर एज लगा है वो सिमिली होगा ही होगा, क्योंकि एज में आप हमेशा कंपेयर कर रहे होते हो, ना कर रहे होते हो। एज वर्ड लगेगा वहां, एज मिल जाएगा या लाइक, दो वर्ड मिलेंगे वहां पर, ठीक है। और मेटाफर में कभी भी एज और लाइक नहीं मिलता। मैम अगर ये हो, अब द ब्रांचेस ऑफ ट्री वर स्टैंडिंग एज लग गया, एज लग गया एज अ पर्सन, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया सिमिली? नो, अगर मैं बोलूं कि ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग किसका फीचर है? इंसानों का, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। आपने इंसान मान के उसके लंग्स को ब्रीथ करा दिया। ट्रीज क्या ब्रीथ करते हैं ह्यूमंस की तरह? नो, मतलब ब्रीदिंग वर्ड यूज नहीं होता उनके लिए, हमें पता है कि वो लेते हैं CO2 और देते हैं O2। पर्सन तो मतलब वो पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा होगा, जैसे रिवर वाज सैड। तो मैम ये पर्सोनिफिकेशन हुआ या सिमिली? इसमें एज भी यूज हो रहा है, ह्यूमन की भी कैरेक्टर्स लिए जा रहे हैं, तो ये दोनों ही होगा। दो लगाने में क्या बुरा है? दोनों भी तो आ सकते हैं, ये दोनों ही। which poetic device is used? devices नहीं बोलते ना, तो उसमें से अच्छा, एक ही नहीं, वैसे जनरली पोएम में 2-3 पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, लेकिन अगर तुम्हें क्लियर आइडिया है कि ये पर्सोनिफिकेशन है तो वहां सिमिली मत लगाओ, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन ज्यादा बेटर ट्रेट है, पर्सोनिफिकेशन ज्यादा ऊपर रखा जाता है। और जहां पर्सोनिफिकेशन है वहां पर्सोनिफिकेशन ही लगा दो, वही बहुत बड़ी बात है, समझ गए? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन बहुत अलग से समझ आता है, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन को हटा के सिमिली आंसर में दोगे तो गलत कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पर्सोनिफिकेशन तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली केस में पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और ये राइमिंग स्कीम, ये तीन चीजें ज्यादा आती हैं, जहां पर ऑलिट्रेशन वगैरह क्या होता है मुझे पता नहीं। एलिट्रेशन का मतलब होता है जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चखाई, दैट इज एलिट्रेशन। तो उसमें सिंगल सेम वर्ड रिपीट हो रहा होता है, जैसे वो कॉन्सोनेंट्स रिपीट होता है जब, यस, जैसे अगर दो लाइन ओनोमेटोपिया इज साउंड ना, ओनोमेटोपिया ओमनिटोपिया इज साउंड, आई थिंक। मैं एक बार इसको ओले 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 एक बारी साउंड होता है, वो साउंड ही होता है, हाँ हाँ, क्योंकि ये बहुत जगह यूज नहीं होता है, इसीलिए आई थिंक ये साउंड ही होता है। यस, और भी कुछ होता है क्या इसके, इनके अलावा और भी पोएटिक डिवाइस होते हैं? हाँ, चार पांच और। हाँ बेटा। मैम एक हमारी पता नहीं टीचर हमेशा बोलती रहती है, जब लाइन खत्म नहीं होती और मतलब सेकंड लाइन कंटिन्यू हो जाती है, जब फुल स्टॉप नहीं आता, तो उसका भी एक होता है ना, वो कौन सा होता है? लाइन खत्म हो जाती है, शुरू नहीं होती दूसरे में। मैम जैसे पोयम में, जैसे इन सब पोयम में एक ही लाइन को 4 लाइन में दिया हुआ है ना, बहुत जगह पे he hears the last voice at night, फिर फुल स्टॉप। पर इसमें जैसे फुल स्टॉप, जिसमें फुल स्टॉप नहीं दिया ना, तो ये कोई वो होता है, वो तो इंजैबमेंट होता है ना। इंजैबमेंट क्या होता है? पता नहीं। इंजैबमेंट एक डिवाइस होती है जिसमें सिंटेक्स और पोएटिक लाइन जो होती हैं वो नेक्स्ट में होती है, टर्मिनेट पंक्चुएशन से नहीं होती है। मैम वही कह रही थी मैं, तो इंजैबमेंट की बात कर रही हूँ तुम, और वो सही बोल रही है। इंजैबमेंट होता है जिसमें आप एक लाइन को 4 लाइन में तोड़ के लिख देते हैं, जैसे लास्ट लाइन इसमें लिखी हुई इंजैबमेंट हुआ। यस, और लाइन जो होती है उसमें फुल स्टॉप, जैसे 4 लाइन लिखी हुई तो एक लाइन में फुल स्टॉप लगेगा, यानी लाइन फाइनली एंड हो रही उस लाइन में जाके। जैसे इसमें लास्ट में देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट पेट्रोलिंग कार्स, कॉमा कॉमा, और स्टॉप केवल एक लाइन में लगा हुआ है, तो ये इंजैममेंट भी है, ठीक है।
एक लाइन आपने तो नॉर्मली हर पोएम में एंजैम्पमेंट होता है, हर लाइन के बाद फुल स्टॉप थोड़ी ना लगता है। मैम तो हम तो बोर्ड्स में तो सब में एंजॉयमेंट लिख ले, कोई काट ही हाँ, नहीं लिख सकता। सकते हो इजिली, लेकिन वो वैसे पूछेंगे नहीं। मोस्टली जो प्रोमिनेंट होता है वो एलिट्रेशन अलग से दिख रहा होता है, रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जब। उसके बाद तुम्हें एक पर्सोनिफिकेशन और एक मेटाफर, ये 3-4 चीजें हैं जो ज्यादा मतलब पूछी जाती हैं, समझ गए? एंजॉयमेंट से मार्क्स कट हो जाता है? नहीं नहीं, मार्क्स कटेंगे नहीं, बट जो चीज जिसकी ज्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे आप 20 वाले सेकंड तुमको स्टैंजा दिया है और बोला है पैडेड क्लॉज, क्या ऑन दी लाइट पैडेड क्लॉज, क्या है इसका लाइन? ऊपर वाला देखते हैं, ये वाली लाइन नहीं है जैसे इसमें, हाँ, पैड्स ऑफ वेलवेट। तो ऑब्वियसली अगर ये स्टैंजा देंगे और इसमें पूछेंगे पोएटिक डिवाइस बताओ, तो पोएटिक डिवाइस मेटाफर बेस्ट है ना इसमें। मेटाफर। हाँ, तो प्रोमिनेंट रट के जानी है। पोएटिक डिवाइस लाइन का पूछते हैं, पूरे उसका नहीं पूछते, इसीलिए एंजैम्पमेंट ही लगेगा ना, एक लाइन में थोड़ी एंजैम्पमेंट। ना बेटा, कभी कभी आपको वो पैरा देते हैं और उसमें पोएटिक डिवाइस पूछते हैं। पोएटिक डिवाइस जैसे जब हमें पोयम दे देते हैं ना, जैसे इस बार भी सैंपल पेपर में एक पोयम दिए और फिर बोला है कि राइट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द सेकंड पैरा, तो उसमें हम एंजॉयमेंट लिखते हैं, तो लिख सकते हैं। अगर वो पैरा की बात कर रहे हैं तो आप एंजॉयमेंट लिख सकते हैं। वैसे वो लाइन स्पेसिफिकली बोलेंगे नहीं, वो पैरा में ही पूछते हैं, क्योंकि पोएटिक डिवाइस तो एक लाइन में ही होती है, पूरे पैरा में तो कहीं होती नहीं है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में भी पोएटिक डिवाइस थर्ड लाइन में ही है, समझ गए? वेलवेट पैड्स, बस वही है उसमें मेटाफर। तो अगर एग्जैक्ट वो लाइन की लोकेशन बता देंगे तो आप समझ ही जाओगे क्या है। तो नॉर्मली स्टैंजा देंगे और स्टैंजे में पूछेंगे, तो जो प्रोमिनेंट होगी वो तो आपने याद ही करनी है, समझ गए? क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में उनको याद करना है किसमें क्या है। बाई चांस अगर कहीं फंस गए, तो हर टाइप की पोएटिक डिवाइस पता होनी चाहिए, तो एंजैम्पमेंट वहां पे चिपका दो, ठीक है? और एक दो वैसे तो वो और भी हैं जो बहुत सिमिलर है। सिमिल तो मोस्टली नहीं मिलेगी तुम लोगों को, थीसिस मिल जाएगी, एंटी थीसिस मिल जाएगी, कहीं एक दो और भी मिल जाएंगी, पूरे बताए ये क्या जाएंगे। होता है? मैं ये वैसे तुम लोगों के 10th के उसमें नहीं है। एक्चुअली पोएटिक डिवाइसेस बहुत तरह की होती हैं, 12-15 है जिनमें जो हाई लेवल पढ़ाई जाती है। तुम लोगों के में 4-5-6 ज्यादातर मोस्टली यही पूछी जाती है, इसीलिए मेरे को भी नहीं पता होंगी, 4 पता है मेरे को। तो उतने में तुम लोगों का काम चल जाएगा, क्योंकि पोएम्स ही 7-8 है, तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक एक पोएम कर रहे हैं, जो जो वहां पे साथ में डिस्कस हो रही है वो हो रही है, और लास्ट में पोएट्री डिवाइस की पूरी क्लास में ले लूंगी। अगर तुम लोग कहीं अटक जाओगे उसमें से ढूंढ के कर लेना, ठीक है? कि चलो ये वाली भी लग सकती है अगर हमें ये याद नहीं आ रही है। वैसे मोस्टली तुम्हें केवल रटी रटाई ही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, कभी भी अलग से क्वेश्चन नहीं आता है कि इसमें पोएट्री डिवाइस ढूंढ के बताइए। आपको सारी पोएम्स याद है और सारी पोएम्स की पोएट्री डिवाइसेस ऑलरेडी रटी हुई हैं, वही केवल लिखी जाएंगी। जैसे इस वाली पोएम में 3 पोएटिक डिवाइसेस चल रही हैं। पहली मेटाफर है हमारी, दूसरी इसमें ये देखो एक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसमें देखो ये लिखी हुई है पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि जो टाइगर है, टाइगर के इमोशंस को ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करा है, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है? दूसरा राइमिंग स्कीम पता है, मेटाफर पता है, और ये मिटोनिमी नई आई है तुम्हारे में। मिटोनिमी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं ये बोलूं, ठीक है, ऑल्दो मैं पोएटिक डिवाइसेस अलग से कराने वाली थी, लेकिन चलो मैं समझा देती हूँ। अगर मैं ये बोलूं मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है? एक्चुअली में टाइगर के केस में क्या था ये बताओ, बिहाइंड बार्स टाइगर की बॉडी थी या टाइगर की स्ट्रेंथ थी? बॉडी। टाइगर की स्ट्रेंथ। टाइगर की बॉडी बिहाइंड बार्स थी, बट पोएम में यूज किया गया हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, समझ गए? तो स्ट्रेंथ वर्ड उसकी बॉडी के लिए यूज किया है। कभी कभी कोई क्वालिटी जब पूरे इंसान के लिए वो क्वालिटी यूज की जाती है, जैसे मैं अगर कमरे में बंद हूं और तुम मेरे लिए ये वर्ड यूज करो, हर ब्रेन इज बिहाइंड रूम, ठीक है, या बिहाइंड वॉल। मैं हूं बिहाइंड वॉल, बट तुमने मेरी पूरी पर्सनालिटी को एक क्वालिटी ब्रेन से कंपेयर कर दिया है। तो टाइगर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? स्ट्रेंथ, बात की नहीं। उन्होंने बोला है कि टाइगर की स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स है, बट कि वो पोएटिक डिवाइस यूज करी है, बल्कि एक्चुअल नॉर्मल लिटरेचर अगर ये लाइन होती, इसका मतलब ये होता है टाइगर इज इनसाइड, सॉरी, टाइगर इज बिहाइंड बार्स, समझ गए? कभी कभी एक क्वालिटी पूरी बॉडी को रिप्लेस कर देती है, उस वर्ड को हटा के दूसरे वर्ड को हम लिख देते हैं, और इसको हम बोलते हैं मेटोनिमी। ये मेटोनिमी। हाँ बेटा। मैम पर्सोनिफिकेशन की तो डेफिनेशन ये बताई थी, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन प्रॉपर, मतलब वो क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स, बट यहाँ पे तो ह्यूमन
से बोला, रेफर किया। अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये नहीं है बेटा कि नॉन लिविंग थिंग्स इट्स नॉट ऑलवेज लाइक फॉर देम। नॉर्मली एनिमल्स के लिए हम ही का यूज नहीं करते, ही का यूज करते हैं क्या एनिमल्स के लिए? डॉग्स वगैरह के लिए आ जाओ, आप इट का यूज करते हो, समझ गए? तो कुछ चीजें हैं जो हम जैसे ही का यूज करते नहीं है कभी, क्योंकि ही पर्सन्स के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर टाइगर के लिए ही यूज कर दिया है। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब ह्यूमनिफिकेशन नहीं है, किसी को ह्यूमन बना देना है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है किसी इंसान को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं आप, समझ रहे हो? पर्सन और ह्यूमन में डिफरेंस मतलब जो एक लिविंग थिंग्स और पर्सन में डिफरेंस है। लिविंग थिंग्स वो सारी चीजें हैं जिनमें जान है, पर्सन वो है जो इंसान है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को आप एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहे हो। जनरली पर्सोनिफिकेशन तुरंत समझ आ जाता है, क्योंकि नदियों को, पहाड़ों को, गुलाब को, इन चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं पर्सन से, समझ गए? तो तुरंत दिख जाता है कि पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। लेकिन आप टाइगर को या एनिमल्स को देख नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो ऑलरेडी एनिमल है। बट यहाँ पर ये है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि टाइगर के लिए ही यूज हुआ है, और नॉर्मल ग्रामेटिकल लैंग्वेज में एनिमल्स के लिए ही नहीं लगाते हैं हम बेटा। यस मैम। स्वास्तिका रेज किया था हैंड आपने, कोई क्वेश्चन है? मैम मैंने कहा किया आया है लेके। ओके, राइमिंग स्कीम गलती से हो गया था। बात नहीं, राइमिंग स्कीम बताओ इसकी लास्ट वाला स्टैंजा की क्या है? ए बी ए बी ए नाइट आइज ए बी। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम आराम से कर लोगे तुम लोग, ठीक है? और पर्सोनिफिकेशन समझ आ गया है, मेटाफर समझ आ गया है किस लाइन में है, और मेटोनिमी समझ आ गया है। फोर्थ स्टैंजा में स्ट्रेंथ का यूज हुआ है, वहां मेटोनिमी है। फर्स्ट स्टैंजा में वेलवेट पैट का यूज हुआ है, वहां मेटाफर है। और उसी स्टैंजा में ही का यूज हुआ है टाइगर के लिए, वो पर्सोनिफिकेशन है। तो ये देखो, इसकी डेफिनेशन पूरी पूछ देंगे, व्हाट इज मेटाफोर, व्हाट इज मेटोनॉमी। एक लाइन का क्वेश्चन है, उसमें बताना होता है। पूरा जो पूरे क्वेश्चंस आते हैं उसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें पोएटिक डिवाइसेस बतानी होती है। मैम इंग्लिश में 100 आ सकते हैं? पूरे ही आते हैं, कम आते ही नहीं है। 98 99 तो बहुत लोग के आते हैं, पूरे 100 भी आते हैं। 60 में ही 100 आए थे लास्ट ईयर में, तो भरोसा नहीं हो रहा था कि पूरे कैसे आ सकते हैं, लेकिन आए थे। मैम एक लड़की जो थी पूर्वी करके, उसके साइंस में 100 थे और साइंस में 99 थे। अच्छा, भाई साइंस का पेपर लास्ट ईयर बोर्ड्स में थोड़ा टफ आया था, तो साइंस पे इस बार फोकस करना तुम लोग। दोनों ही में साइंस टफ आई थी, मैथ्स तो इजी आती है, ठीक है? ठंडी लगती है बहुत ज्यादा। सबको ही लगती है। क्या क्या गंदा लगता है साइंस में सबसे ज्यादा? फिजिक्स बहुत गंदा लगता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री। नहीं, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। एक बार ही आपको वैलेंसी वगैरह पता चल जाए, खुद ही हो जाता है। मेरे को फिजिक्स बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, फिर तो इंजीनियरिंग कैसे करोगी आस्था, बिना फिजिक्स के? तो इंजीनियरिंग ओके ओके। ये है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस तो तुम लोग कर ही लोगे। हम चलते हैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ कि आप ओके मैम इस बार जो आप टेस्ट लोगे वो मतलब एकदम अच्छे से आंसर बोलने होंगे, या नॉर्मल आप क्वेश्चन पूछ अगर हम आंसर देंगे? बेटा, इट इज टोटली अप टू योर विश। मैं प्रेशर तो कभी देने में बिलीव करती नहीं हूँ, इसलिए मैं होमवर्क भी नहीं देती हूँ, नोट्स वगैरह में कम भरोसा रखती हूँ मैं मेरी मोस्टली प्रेशर में पढ़ाई होती है बेटा, नाम से पहले मेरे से बस प्रेशर में पढ़ाई होती है। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि सिंस तुम लोगों को सारी चीजें क्लास में ऐसे फीड करा के दी जा रही हैं, नोट्स भी तुम्हें इसी में से पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं करना है, समझ रहे हो? जितना मैक्सिमम बेस्ट हो सके वो अभी कर लो, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम ना इंसान बस दिन ही गिनता है, इतने बचे इतने बचे इतने बचे, और अल्टीमेटली प्रोड्यूस आप वो करते हो जो आप इन 3 महीने में पढ़ते हो। जनवरी फरवरी तो हवा में उड़ जाने, तुम्हें कोई आइडिया नहीं लगेगा कहाँ गए। यही बचा है बस नवंबर और दिसंबर, तो सारे सब्जेक्ट में एकदम जान लगा दो। और ये उस तरह का है एक, जिसको बोलते हैं लूप। चल गया तो चल गया, फिर नवंबर दिसंबर पढ़ोगे तो जनवरी फरवरी और ज्यादा पढ़ोगे, क्योंकि लगा इतना पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ना है, वो तो करना है। तो एकदम आप मुझे अच्छे आंसर दो कि कैसे शुरू करोगे, कैसे एंड करोगे। मुझे भी पता है कि अंडरस्टैंडिंग एक बार आ जाती है सब्जेक्ट में, तो हम चलाओ आंसर तो आप सब लिख ही दोगे। बट पर्पज अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करा है तो पास होना तो नहीं होगा एसएसटी में,
पास तो यही होगा कि अच्छे नंबर लाने हैं सो दैट परसेंटेज मेंटेन रहे, है बात की नहीं, तो वैसे भी हो ही जाते। जिस जो पर्पस है उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर पर्पस ये है कि नहीं हमें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर पता है क्या हुआ, बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाए, क्योंकि लास्ट ईयर के हमने आईसी के रिजल्ट में देखा है कि मैथ्स में बच्चे जिनकी मैथ्स अच्छी थी उनके मैथ्स में आए बहुत सारे नंबर, और साइंस में नहीं आए, अचानक से 15 नंबर कम हो गए साइंस में। अब साइंस उनको पसंद नहीं थी तो साइंस में 15 नंबर कम हो गए, तो जिनका उनका परसेंटेज 95 बन सकता था उनका परसेंटेज 90 हो गया, समझ रहे हो, 92 हो गया, जो कि बहुत अच्छे बच्चे जिनको देख के लगता नहीं 95 प्लस तो इनको लाना ही चाहिए। और कुछ लोगों ने मैथ साइंस में बहुत अच्छा करा तो उनके इंग्लिश में 65 66 ऐसे नंबर आए, एकदम ही उलट देता है। तो क्या होता है ना कि आपको हर एक को मैथ्स और साइंस के नंबर तो बताते नहीं है, हम ओवरऑल पूरे परसेंटेज बताते हैं 10th में। ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि आपने 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते और बाकी 2 में आपने कचरा मचा दिया और फिर बाद में एंड में रो रहे हो बैठ के, क्योंकि बाकी लोग जिनके अच्छे मार्क्स आए होते हैं ऑब्वियसली फोटो भी उनकी छपती है ऐसे, तो चलो एक अलग ही मैटर है, बट अच्छा लगता है कि नहीं यार इतने मैंने इतना मेहनत करा था तो बाकी चीजें भी होनी चाहिए। कोशिश ये करो कि इंग्लिश में और एसएसटी में तो 100 आउट ऑफ 100 आए। अगर हमारे मैथ्स और साइंस में कहीं 2 4 10 नंबर कम भी हो जाए तब भी हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। ऑल्दो हाँ किसी का डर नहीं है, बस संस्कृत का डर है। मैम मेरे को भी हिंदी का डर है, मतलब मेरे तो डूब जाएगी मेरी हिंदी। मेरे को संस्कृत में कुछ नहीं आता, 8th तक फुल आते थे संस्कृत में, लगा बहुत इजी होगी, 9th में आगे कुछ आता ही नहीं। मैम पता है पर हमारा एक चीज अच्छा क्या है, हम लोग देंगे 6 सब्जेक्ट, हम लोग 6 सब्जेक्ट्स देंगे बेस्ट 5 पर चूज मार्क्स करते हैं। आएंगे 5। तो मेरी मम्मी वही कह रही थी कि अगर हिंदी हमारे स्कूल में इन्होंने तो कंप्यूटर आईटी में दिया एकदम अच्छे से कर ले, हाँ तो ताकि आईटी के मार्क्स आ, जैसे ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं आईटी नहीं पढ़ते और मेन 5 ही देते हैं। तो जिन बच्चों का एक सब्जेक्ट वीक है उनके लिए आईटी बहुत अच्छा है, वो लोग आईटी में कंसंट्रेट करके आईटी में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे ताकि हिंदी कट जाए। सबके 99 100 आ जाते हैं। हमारे स्कूल वालों ने इस साल आईटी रखी ही नहीं, क्योंकि कोई कंप्यूटर की क्लास ही नहीं ज्वाइन करता था, आईटी हटा दी उन्होंने इस साल। कंप्यूटर की क्लास तो ज्वाइन करनी चाहिए थी, आईटी और कंप्यूटर इज द फ्यूचर, वैसे वो प्रेजेंट भी है बट इट इज गोना बी फ्यूचर एज वेल। नहीं उन्होंने वरना बेस्ट ऑफ 5 तो आराम से अच्छा आ जाते, बट उन्होंने हमारी आईटी रखी नहीं, अब है ही 5 सब्जेक्ट, अच्छी सब्जेक्ट है और उसमें संस्कृत इंक्लूडेड है। गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। ओके तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली, जो कि हम कर चुके हैं, और बाकी क्वेश्चन के आंसर बताओ। 4 मार्क्स का है। पहला है हु इज ही इन द अबव लाइन, देखो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। टाइगर, फुद्दू, टाइगर इन द केज, टाइगर ही इन द है। केज इज ही, ठीक है। अगला, यस इन विच मूड ही इज, कौन से मूड में है? मैम कौन से क्वेश्चन में हो? पहला एडिशनल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बी पार्ट। he is angry but he's not, मतलब he's not showing it and he's very quiet and he's roaming around. सिंपल, जो पोएम में लिखा हो ना वही चिपका देते हैं। ही इज इन क्वाइट रेज, अपना तो यही था, वो क्वाइट रेज में। यही अपना आंसर खुद क्यों मेहनत करनी है, अगर पोएम में ऑलरेडी आंसर दिया हुआ तो वहीं से उठा लो। ही इज इन क्वाइट रेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से बताओ, सेकंड स्टैंजा पढ़ तो चुके ही हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। वेयर इज टाइगर हाइडिंग, छुपा कहाँ है टाइगर? Tiger is hiding in a dark long grass near the water hole. गुड। हु इज गोइंग टू बी हिज प्रे, उसका शिकार कौन होने वाला है? डियर, डियर, प्लम्प डियर, प्लम्प डियर। प्लम्प डियर। प्लम्प क्या होता है? फूला, मोटा, मोटा, फूला, जिसमें बहुत सारा मीट हो। चर्बी वाला। टाइगर को हड्डी वाला तो डियर चाहिए नहीं होगा, क्या करेगा वो? ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर रिया देगी। रिया बताओ। डियर के ऊपर अटैक करने के लिए। व्हाई शुड ही बी लर्किंग, करेक्ट, उसको ताकि वो लर्किंग नोटिस हो जाएगा तो डियर अटैक कर पाए, उसको देख के भाग ना जाए। करेक्ट, उसको लर्किंग इसलिए करना चाहिए शैडो में क्योंकि डियर अगर उसको देख लेगा तो भाग जाएगा, कैसे जा सकता है वो प्रे की तरफ, इसीलिए ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज सो दैट ही कैन अटैक द डियर विदाउट बीइंग नोटिस्ड, को नोटिस ना करे और डियर को वो अटैक कर ले, ठीक है। ओके, अगला है भाई क्या बेटा? Less than a minute left in meeting.
Okay, so rejoin, then we'll talk about it.